नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्म भारत के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और आज फिर से हम आ चुके हैं एक और नए डिस्कशन के साथ। चूँकि इमरजेंसी को लगे हुए सर हमारे देश में 50 साल से ऊपर हो गए हैं, तो आज हम बात करेंगे उस एक काले चैप्टर के बारे में जो हमारे डेमोक्रेसी में लिखा गया था। तो चलिए बिना डिले करे हुए बात करते हैं। तो सर अब हमें 50 साल हो चुके हैं उस दौर से गुजरे हुए। तो पहला सवाल जो मैं पूछूँगा आपसे सबसे पहले कि क्या वो संवैधानिक था? यानी कि आपातकाल का लगना क्या संविधान के हिसाब से आपको लगता है न्यायोचित था? देखिए, जहाँ तक बात है आपातकाल के संवैधानिक दर्जे की या क्या वो संविधान सम्मत था, तो वो बिल्कुल था। संविधान में आज भी आर्टिकल 352 है जो इस बात के लिए सरकार को ये शक्तियाँ देता है कि वो इमरजेंसी लगा सकती है, आपातकाल लगा सकती है। तो तो जहाँ तक फिर सम हाँ, मुझे मुझे एक डाउट है कि अगर ऐसा संविधान में लिखा है, तो फिर हम उसे गलत क्यों मानते हैं कि भई ये मतलब बिल्कुल एक काला अध्याय जो हमने कहा, ऐसा क्यों है फिर? बिल्कुल, ये जो बात है इसलिए है क्योंकि जो प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 352 के उसमें जब ये इमरजेंसी लगी थी और आज जब हम 2024 में इस पे बात कर रहे हैं, तो तब से लेके आज तक चीज़ें बदली हैं, परिवर्तित हुई हैं। जब 1975 में आपातकाल लगाया गया था, तो किन कारणों से लगाया गया था, तो आर्टिकल 352 में इसके विस्तार से इसका वर्णन है संविधान में। वो कहा गया है कि एक कारण उस समय का था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस है, तो आप 1975 में आपातकाल लगा सकते हैं। आज ये शब्द आर्टिकल 352 में नहीं है, उसको संशोधन के थ्रू हटा दिया गया है। शब्द जो रिप्लेस किया गया था वो है आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, तो सशस्त्र विद्रोह अगर होगा तब आज तो जाकर ही सरकार यूज कर सकती है, तब इंटरनल डिस्टर्बेंस पे कर रही थी। तो जैसा मैंने बताया कि संविधान में प्रावधान तो है, पर इस इमरजेंसी के खत्म होने के बाद जब कांग्रेस हार गई थी, इंदिरा गांधी की सत्ता से वापसी हो चुकी थी, वो नहीं थी सरकार में और जनता पार्टी आई थी, मोरारजी देसाई नए प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई थी। उसका लक्ष्य ये था कि इमरजेंसी के समय में जो भी शाह कमीशन नाम था शाह उसका। कमीशन, जी, उसका कारण, उसका पर्पस क्या था, उसका लक्ष्य क्या था कि जो भी गैर संवैधानिक चीज़ें हुई हैं, गैर कानूनी चीज़ें हुई हैं और इमरजेंसी की जो एट्रोसिटीज़ हुई हैं, उनको थोड़ा प्रोब किया जाए, उनको थोड़ा जी, खंगाला जाए। जी। तो शाह कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी कि 12 जून 1975 से लेकर करके 25 जून 1975 तक आईबी ने ऐसी कोई कोई रिपोर्ट नहीं रिपोर्ट ही दी नहीं थी दी थी। जिसमें कि अ, इंटरनल इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात की गई हो। जी। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपने प्रावधान तो उपयोग में लाए थे, हुँ, पर क्या उन प्रावधानों का उपयोग सही था? इस पर कई तरह के प्रश्न खड़े किए जाते हैं। हुँ। मतलब संविधान में ज़िक्र ज़रूर था, लेकिन जो रास्ता अपनाया गया, वो गलत था। हाँ, ज़िक्र आज भी है, ज़िक्र तो आज भी है, सरकार चाहे तो 352 आर्टिकल 352 के अंदर में इमरजेंसी लगा सकती है, बट उसके लिए आपको पर्याप्त कारण स्पष्ट करने पड़ जाएँगे। बिल्कुल। तो वैसा उस समय कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस की तरह दिख नहीं रहा था। बाद में आईबी की रिपोर्ट का जो शाह कमीशन में खुलासा भी हुआ कि ऐसा कुछ था हुँ। नहीं, ऐसी रिपोर्ट ही उन्होंने कभी सबमिट ही नहीं नहीं की की थी। थी। अच्छा, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ऐसी कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की थी, ये शाह कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा सर, इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, अगर ऐसा रिपोर्ट ही नहीं दी थी, तो क्या कारण थे वो हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सर पहली चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे हमारे संविधान में कहा जाता है, जो कस्टोडियन है, जो हमारे संरक्षक हैं, वो हैं सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी, वो उस टाइम पे क्या कर रही थी? क्योंकि मैं अगर देखता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, तो मैंने एक देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, तो उनकी तरफ से इंदिरा गांधी जी को डिबार कर दिया गया था, हाँ, ठीक है? लेकिन उसके बाद वो उम्मीद में थी कि कृष्णा अय्यर जी की बेंच सुप्रीम कोर्ट में उन्हें कुछ रिलीफ देगी, लेकिन वो भी पार्शियल रिलीफ देती हैं, ज़्यादा कुछ उनसे मिलता नहीं है। तो हुँ, एक हुँ। तरफ तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट अपना काम बखूबी कर रहा था, या फिर हाँ, यूँ कहें कोर्ट्स अपना काम कर रही थी। लेकिन सर उसी तरफ जब हम दूसरा जजमेंट देखते हैं कोर्ट का, तो उसमें किसी भी आदमी को इल्लीगली अगर डिटेन कर लिया गया है, तो उसको भी वैलिड करार दे दिया गया था। 4 और 1 के पक्ष में फैसला हुआ था, यानी 4 लोग जज जो थे, वो उस पक्ष में थे कि अगर कोई इल्लीगली डिटेन हुआ है, तो उसकी कोई राइट ही नहीं है कोर्ट जाने के। हुँ। तो इस समय मुझे जो है कोर्ट की भूमिका थोड़ी-सी कम समझ में आती है। अगर कस्टोडियन थे, तो क्यों नहीं उन्होंने कुछ किया? थोड़ा-सा आप विस्तार में बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान का संरक्षण और गार्जियन और कस्टोडियन कहा जाता है। जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो अभी की जो व्यवस्था है, अभी जो आप सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को देख रहे हैं, जी, तब सुप्रीम कोर्ट मतलब शुरुआती दौर में इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। ठीक है। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने एक फ्रेज़ यूज़ किया है, एरा ऑफ पैसिव जुडिशरी।
ये उन्होंने नेहरूवियन एरा को कहा है, अच्छा 47 से 64 तक। ठीक है। तो उस समय आप समझिए कि एक नया राष्ट्र आजाद हुआ है, स्वतंत्रता अभी बस अभी मिली है। इवॉल्व ही कर रही थी हाँ, जुडिशरी। तो किसी भी संस्था को अपनी शक्तियों का पता चलने में समय लग जाता है, जी तुरंत ही वो नहीं हो पाता है। ठीक है। जहाँ तक बात इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल की है, तो हम पहले जजेस की जो नियुक्ति होती है, इसमें एक छोटा-सा तकनीकी कारण है जो मैं स्पष्ट कर दूँ उन लोगों को जो हमें सुन रहे हैं। इसकी नियुक्ति कलीजियम के द्वारा की जाती है। अब कलीजियम क्या है? तो कलीजियम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिला के 5 जजेस को हम कलीजियम कहते हैं। यही नाम भेजते हैं राष्ट्रपति के पास और इन्हीं नामों में से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का चयन करते हैं। ये व्यवस्था आई ही 1981 में है। अच्छा इसके पहले क्या होता था? इसके पहले जो भी नाम भेजे जाते थे, राष्ट्रपति उन्हें स्वीकृत कर देते थे। जी तो इसका बहुत सारा मतलब इस पूरे प्रावधान का, इस 1981 के पहले इस पूरे प्रावधान को बहुत तोड़ा-मरोड़ा गया है। आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, जस्टिस बहरुल इस्लाम। हम्म, तो जस्टिस बहरुल इस्लाम राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं कांग्रेस से 1962 से 1972 तक। अच्छा इसके बाद ये राज्यसभा से 1972 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया 10 साल के बाद, ठीक है। और ये हाई कोर्ट के जज बने। अच्छा, हाई कोर्ट से ये 1980 में रिटायर हुए, बाद में ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उसके बाद एक करप्शन का केस था, कांग्रेस के एक बड़े नेता थे जगन्नाथ मिश्रा, हम्म, उसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए उन्होंने उस केस को हटाया, मतलब रफा दफा कर दिया। मिश्रा जी का कोई रोल उसमें नहीं था। ये निर्णय देने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होते हैं और वापस राज्यसभा कांग्रेस के टिकट पर जाते हैं। ओहो, तो आप समझिए कि जब तक ये 1981 का, उसको फर्स्ट जजेस केस कहते हैं, जब तक फर्स्ट जजेस केस नहीं हुआ था तो कितना कुछ इसमें तोड़ा मरोड़ा गया था। जी अब जैसे जस्टिस एमसी चागला थे, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं 1948 से 1952 तक। रिटायर होने के बाद ये एजुकेशन मंत्री बने थे, एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, और विदेश मंत्रालय भी इन्होंने नेहरू जी के अंदर में संभाला था। तो ये व्यवस्थाएं बहुत थी, बट उसका तोड़ मरोड़ बहुत किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सच में बड़ी भूमिका निभाई थी आपातकाल को थोड़ा हल्का करने के लिए। अच्छा उन्होंने अपनी संवैधानिक जो उनकी भूमिका है उस पर कुछ जजेस वाकई में खरे उतरे थे। तो सर हमने देखा कि संवैधानिक तरीका था, लेकिन जो पद्धति अपनाई गई वो पूरी तरह से असंवैधानिक थी। ऐसी कोई रिपोर्ट भी नहीं थी, हमने बात की। अब मैं ये समझना चाहता हूँ सर, ऐसा क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी? कि जेपी का बढ़ता हुआ कद था, या फिर यूं कहें पूरा अपोजिशन था उसका कद बढ़ रहा था, कि यही एक कारण था, या फिर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट था वो भी एक था? देखिए, जो भी आपने इसमें कारण बताया, जेपी तो एक रिटायर्ड लाइफ जी रहे थे। जी नेहरू जी के समय ही वो मतलब रिटायर हो गए थे, वो पटना में अपने आवास पे आराम से रहते थे, और पूरे प्रदेश में, पूरे शहर में उनकी बड़ी इज्जत लेकिन थी। सर वो गुजरात में जो करप्शन के आरोप थे चिमन भाई पटेल, उसके हाँ, अगेंस्ट हाँ। उनकी भूमिका बहुत एक्टिव रही थी गुजरात रही में। थी। जी इनफैक्ट हुआ ये था कि भारत के पास मतलब विदेशी मुद्रा कोष खत्म होने पर था, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, ठीक है। जो हमारे फार्म प्रोडक्शन है, जो खेती होती थी, वो बिल्कुल ही नीचे हो रही थी, मतलब प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रहा था। तो एक समाजवादी व्यवस्था बहुत दिन तक सरकारों को, आपकी अर्थव्यवस्था को सींच नहीं सकती है। जी ये बात हमें बहुत लेट से समझ में आई, 1991 में समझ में आई है। जी अब यहाँ पर समझिए कि जब एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, महंगाई बढ़ रही है, और आज की तरह नहीं है, आज तो प्राइवेट सेक्टर है, आज कई लोग कुछ भी करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं, तब कुछ भी ऐसा नहीं था। तो गुजरात में 1967 में 1967 में कांग्रेस 8 विधानसभा चुनावों में हारी थी। तो एक बड़ा धक्का लगा था कांग्रेस पार्टी को, जो कि बिल्कुल ही, कांग्रेस का उन दिनों एकाधिपत्य होता था भारत में, विपक्ष नाम की कोई चीज थी नहीं। दूसरी बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो दहाई के आंकड़े तक ही रह पाती थी। जी जनसंघ या भाजपा को तो कोई जानता ही नहीं था उस समय, संघ के ज्यादा समर्थक होते नहीं थे उन दिनों। तो 7 चुनावों को हारना, ये एक बड़ा धक्का लगा था। गुजरात में कुछ विरोध शुरू हुआ था, वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और जैसा आपने बताया कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे पटेल, चिमन भाई पटेल, फिर जयप्रकाश की अच्छी भूमिका उनके रही नाम से थी। तो सर एक वर्ड चलने लगा, चिम्मन चोर, जो हाँ, आज भी कई लोग यूज करते हैं आम बोलचाल में। हाँ, चिम्मन चोर है क्या? हाँ, तो ऐसा उनका भूमिका थी वहां पे। हाँ, जी तो उसको जेपी ने काफी हद तक उसको भूमिका इनफैक्ट वहां निभाई पे थी। गवर्नमेंट बनी थी फिर जनता इनकी मोर्चा की। जनता मोर्चा ने जी बनाया था, हाँ और फिर बिहार में भी ऐसा कुछ हुआ था। जी तो बिहार में कुछ विद्यार्थी पहुंचे जेपी के पास, और उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे लीडर बनिए, आप हमें नेतृत्व प्रदान करें
आपातकाल में इंदिरा गांधी से लड़ने का। जेपी पहले तो तैयार नहीं हुए, जी। फिर उन्होंने 2 शर्त रखी थी कि या तो मैं 2 ही शर्तों पर तुम्हारे नेतृत्व प्रदान करूँगा। पहला ये कि ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, दूसरा ये अहिंसक आंदोलन रहेगा। मतलब वो पूरे भारत में पूरे भारत में इसको हम व्यापक प्रचार करेंगे और हिंसा नहीं करेंगे। अहिंसक रहेगा, महात्मा गांधी की तरफ से। हाँ, लेके हाँ, जाना, हाँ। ठीक है। तो उसके बाद वो मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, फिर जेपी का पदार्पण होता है, फिर वो पटना से दिल्ली आते हैं, यही रामलीला मैदान में बहुत एक उनकी फेमस रैली ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ, हाँ। 25 जून की जो रैली होती 25 है। जून की रैली हुई थी और इस समय कांग्रेस को लगने लग गया था कि जेपी एक बड़े नेता की तरह उभर रहे हैं। इसके पीछे और समझिए कि इंदिरा गांधी जी जब कांग्रेस में आई थी, तो कहने वाले उन्हें गूंगी गुड़िया कहते थे। हाँ, शुरू में उन्हें कहा जाता हाँ, कि ये कुछ करेंगी नहीं, बट फिर उन्होंने अपने हिसाब से चीजें सेट करनी शुरू की और बड़ी जल्दी चीजों को सीख गई और उसको बड़े सलीके से, राजनीतिक सलीके से वो इम्प्लीमेंट भी करने लग गई। जी। तो कांग्रेस का जो एक बड़ा धड़ा था, जो कि इंदिरा गांधी से सीनियर था, जो नेहरू जी के साथ काम कर चुका था, वो इस सब चीजों से, इंदिरा गांधी के असर्ट करने से अपने आप को बड़ा ही असहज सा महसूस करने लग गया। उसे लगा कि ये तो गलत हो रहा है, मतलब इसके लिए तो हमने इसका समर्थन नहीं किया था। जी। तो जितने पुराने गार्ड्स थे कांग्रेस के, जैसे कामराज थे, मुराद जी थे, ये सब कुछ जगजीवन राम थे, तो ये लोग निकलने लग गए कांग्रेस से। इन्होंने एक नई पार्टी बना ली, कांग्रेस ओ। तो इंदिरा गांधी एक पार्टी के अंदर विरोध का सामना कर रही थी। इंदिरा गांधी देश भर में जो एक उनके खिलाफ लहर बनी हुई थी, एक जो आर्थिक अव्यवस्था पहली हुई थी, उसका वो विरोध कर रही थी। प्लस जेपी जैसा बड़ा कद्दावर नेता आ चुका था, जिससे कम से कम उत्तर भारत में तो लोग अपने आप को रिलेट कर पाते थे। तो इन सभी कारणों का मिश्रण था। इंदिरा गांधी जी को लगा कि भाई कहीं ना कहीं ये चुनौती बड़ी हो रही है और नेता जब कई बार ऐसा समझने लग जाते हैं कि भाई उनसे ही अस्तित्व है देश का, तो ये जो स्लोगन दिया गया था कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, तो ऐसा लगा कि जैसे अगर इंदिरा गांधी को सत्ता में नहीं रहेंगी तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तब जाकर के ये आपातकाल की व्यवस्था लाई गई थी। असल में जो यहाँ पर रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी, वहाँ पर आपको पता है, ऐसी जब भी कोई बड़ी रैली होती है तो पुलिस के अधिकारी वहाँ पर मौजूद होते हैं, वहाँ पर इंटेलिजेंस भी रहता है। तो जेपी ने ऐसे ही मन से कह दिया था कि पुलिस वालों से मेरा अनुरोध है कि वो कोई भी ऐसे सरकारी आदेश का पालन ना करें जो गैर कानूनी हो। जी। अब इसको इंदिरा गांधी जी ने इंटरप्रेट किया कि दिस इज अ कॉल फॉर रिबेलियन। ये विपक्ष के द्वारा एक भड़काने की साजिश है, ये मेरे विरोध में एक बड़ा जन सैलाब इकट्ठा करना चाह रहे हैं, विद्रोह करना चाह रहे हैं। तो फिर इसके बाद ही आपातकाल लाया गया था। सर, इन सब चीजों में मुझे लगता है एक लास्ट जो कील ठोकी थी वो जजमेंट था कोर्ट का। हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट था। राजनारायण जो कि चौधरी चरण सिंह के प्रबल समर्थक थे जी, और वो इंदिरा गांधी के विरुद्ध में चुनाव लड़े थे। ये रायबरेली सीट की कहानी है और ये हार गए थे, इंदिरा गांधी विजयी हुई थी। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए और केस कर दिया कि इंदिरा गांधी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। उनके जो आईसीएस ऑफिसर थे शायद उनकी भूमिका थोड़ी सी होती। हाँ, जो सिविल सर्वेंट्स थे, मतलब स्टेट की मशीनरी, सरकारी तंत्र का चुनाव में उपयोग किया गया है जी, जो कि एक इलेक्टोरल ऑफेंस है अंडर आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर। उसको बाद में अमेंड कर दिया गया था, इमरजेंसी के दौरान आरपीए में अमेंडमेंट करके ये वाला टर्म हटाया गया था। बट इससे जिस चीज में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था उसमें रिलीफ नहीं मिलती है। जब भी आप किसी भी कानून में परिवर्तन करते हैं वो तो रेट्रोस्पेक्ट से नहीं लगता है, बैकडेट से नहीं लगता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आप अब सांसद नहीं हैं, और वो प्रधानमंत्री थी। जब वो प्रधानमंत्री थी और सांसद नहीं थी, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर लिया कि वो संसद की कुछ भूमिकाओं में सहयोगी हो सकती हैं, भागीदार बन सकती हैं, वोट नहीं देंगी जी। कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है कि अगर आप सांसद नहीं और मंत्री हैं तो 6 महीने के अंदर में आपको सांसद बनना पड़ेगा। तरीका क्या होते हैं, या तो कोई आप उपचुनाव जीत जाओ, उपचुनाव जैसे कि किसी सीट पे कोई है, जैसे राहुल गांधी अभी वायनाड से सीट छोड़ देके, तो उस सीट से कोई और उनकी बहन खड़ी होनी है, प्रियंका गांधी जी वहां से खड़ी होनी, तो वैसे ही किसी से रिजाइन करवा देती इंदिरा गांधी और उस सीट से खुद लड़ती। बट इसमें रिस्क होता है कि मान लो जनता गुस्सा आ गई कि भाई हमारे सांसद को हटा दिया। सेफ तरीका होता है कि आप राज्यसभा से आ जाओ। तो ये 2 विकल्प होते हैं। तीसरा विकल्प होता है आपातकाल लगा दो।
उन्होंने वो तीसरा वो वाला तीसरा चुना। विकल्प उन्होंने उपयोग किया। उन्हें राज्यसभा के ऊपर भी विश्वास नहीं था कि वहां से आऊं। लगा कि इस बीच में कहीं और उथल-पुथल हाँ, हो जाएंगे। जी। इन यही सारी जो भूमिका है इमरजेंसी की, जो बैकग्राउंड है आपातकाल का, वो हम्म। इस तरह का है। सर, कहा जाता है कि इंदिरा गांधी से ज्यादा इसमें एक आदमी दूसरे थे जो इन्वॉल्व थे, संजय गांधी। हाँ। और जैसे इंदिरा गांधी जो है उनके पैरेलल में एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि एक सरकार ही चल रही थी उनकी, उनका पूरा मित्र मंडली जो है, या फिर यूं कहें कि मुझे तो आश्चर्य हुआ कि देश का प्रधानमंत्री अगर 20 पॉइंट 25 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम देता है, जो कि इंदिरा गांधी ने तब दिया था, तो समझ में आता है। मेरे को आश्चर्य तब हुआ जब 5 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम संजय गांधी जी लॉन्च करते हैं। तो वो किस भूमिका से थे, कौन से संवैधानिक पद पे थे? नहीं, वो किसी पद पर नहीं थे, आप सही कह रहे हो, वो जी, किसी पद पर नहीं थे। संजय गांधी काफ़ी युवा थे, शायद 30 वर्ष के भी नहीं थे उन जी, दिनों। जी, और उनकी एक पूरी मित्र मंडली, जो उनका कोटेरे था, जी। इसमें जगदीश टाइटलर थे, हुँ, इसमें वीसी शुक्ला जी वीसी का नाम शुक्ला आता थे, है। इसमें कमलनाथ थे, जी, इसमें ओम मेहता जी का ओम नाम मेहता आता है। है, अंबिका सोनी थी, अंबिका सोनी जी, रेणुका जी थी। तो बिल्कुल। ये सारे लोग काफ़ी निकटतम सहयोगी थे और संजय इनको गांधी बहुत जी के। महत्वपूर्ण भूमिकाओं पे बिठाया गया था इस इमरजेंसी के दौरान। कहते हैं ना, इमरजेंसी सबके लिए खराब नहीं थी। और हाँ, ये सही में बात लागू होती है, खास करके जो उस टाइम पे गवर्नमेंट के सपोर्टर्स थे। जो सरकार के उनके लिए समर्थन तो में थे, इमरजेंसी किसी भी हद से खराब नहीं थी। उनके लिए तो काफ़ी लाभ हुआ था उन सबको बिल्कुल, तो। बिल्कुल। सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे हमने बात करी कि इमरजेंसी लगाने के पीछे कारण हम समझ रहे हैं। इसमें से एक चीज़ हम ये समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मिसयूज़ तो हुआ है सर। मतलब भले ही तरीका संवैधानिक था, भले ही असंवैधानिक तरीके से उसको लगा दिया गया इमरजेंसी को, लेकिन सर फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लैटेंट मिसयूज़ होता है, जैसे मीसा एक्ट होता है, मीसा एक्ट लगाया जाता है। मीसा एक्ट होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत किसी को भी मतलब अरेस्ट किया जा सकता है। और उसमें एक, मैंने सुना है कि एक पर्ची भरते थे, स्लिप भरते थे, स्लिप एडीएम निकालनी जाती थी। स्लिप हाँ, निकाली जाती थी, एडीएम उस पे साइन करता था, हाँ, एडिशनल मजिस्ट्रेट। तो वो एडवांस में पर्चियां छाप के रखी गई, बस नाम लिखते जाओ और उनको उठाते जाओ। हाँ, मीसा के। और पहले तो कारण बताने का प्रावधान था, बाद में उसको भी अमेंडमेंट करके कारण भी नहीं बताना, आप तो उठाओ बस सीधा। हाँ, तो इस तरह से सर जो कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लैटेंट मिसयूज हुआ है, उस पे सर आप क्या बोलेंगे? थोड़ा सा देखिए, मीसा इसके ऊपर कानून, बोलें। हाँ, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो लाया गया था, इसका जी, लक्ष्य यही था जी, कि जो भी विरोध में है, उसको इस कानून के अंदर में जेल में डाला जाए, और जी, कई लोगों को तो नक्सली बोल करके जेल में डाल दिया गया। जी, अब ये कानून अच्छा था, बुरा था, ये तो न्यायपालिका बताती है। जी, आर्टिकल 13 के अंदर में न्यायिक समीक्षा हो सकती है। हुँ, पर इस समय न्यायपालिका तो खुद, मतलब कुछ लोग समर्थन में थे, कुछ नहीं थे, जैसे जस्टिस एचआर खन्ना है। हुँ, इनके बारे में हम जाने अगर, तो एक जजमेंट आया जो था, हुँ, उसमें इन्होंने एक मतलब आपातकाल के समय आर्टिकल 21 भी हट जाएगा, आर्टिकल 21 विल नॉट बी देयर। यस, आप समझो आर्टिकल 21 क्या होता है। आर्टिकल 21 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट कहते हैं, राइट टू राइट टू लाइफ एंड लाइफ होता लिबर्टी। है। जी, अब आप जीने का अधिकार जो आर्टिकल 21 के अंदर में मिलता है, अगर इसे ही आप हटा दोगे तो फिर क्या इसमें तो बचेगा? सर एक बहुत फेमस केस है आपका, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शायद इसी में ही आता वो है वो आर्टिकल बाद में 21। आया वो था। बाद में हाँ, आता वो है। आया जी, इसके अंदर ही है, इसी के अंदर आर्टिकल ही है। 21 के जी, अंदर ही, बट वो जनता पार्टी के समय आया था। जी, ये 1978 की बात है जो आप अच्छा, बता रहे हो। ठीक है। अभी जो हुआ था कि इमरजेंसी अगर लग जाता है, आर्टिकल 352 अगर लग गया, जिसके तहत इमरजेंसी लगाई जाती है, हुँ, तो मेरे आपके आर्टिकल 21 के अधिकार चले गए हैं। हुँ, आर्टिकल 21 क्या है? तो जीने का अधिकार है, मतलब सरकार हमें गोली मार दे। अच्छा, आर्टिकल जीने का अधिकार चला गया तो क्या बचा फिर? कुछ जी, भी नहीं बचा। बिल्कुल। तो ये बात को न्यायालय में चुनौती दी गई थी। हुँ, 4 जजेस इसके फेवर में आ गए। एक जज जस्टिस एचआर खन्ना थे, जिन्होंने कहा, डिसेंटिंग जजमेंट दिया था कि जी, नहीं, आर्टिकल 21 आप नहीं हटा सकते हैं। और जस्टिस एचआर खन्ना नेक्स्ट मुख्य न्यायाधीश बनने वाले थे, पर चूंकि उन्होंने इंदिरा गांधी जी के फैसले से सहमति नहीं जताई थी, इसलिए उन्हें मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया। और इस बात पर तो यहाँ से लेके विदेशों तक में काफ़ी लीगल जर्नल्स पब्लिश हुए थे, काफ़ी इनके निर्णय को सराहा गया था। इनफैक्ट जो बाकी 4 जज थे, हुँ, उसमें जस्टिस वाई बी चंद्रचूड़ थे, हुँ, जस्टिस भागवती थे, जस्टिस बेग थे, जस्टिस एन राय थे, हुँ, और जस्टिस एच आर खन्ना थे। हुँ, तो काफ़ी समय तक सुप्रीम कोर्ट के इन जजों ने अपने इस निर्णय को फिर कहा कि हमने उस दिन सही नहीं लिया, हमने उस हुँ, दिन सही निर्णय नहीं लिया था। जस्टिस भागवती ने तो बोला ही बोला, बाकी जजेस ने भी कहीं न कहीं इस बात की स्वीकृति की है कि ये निर्णय सही नहीं था। जी, जस्टिस एच आर खन्ना एक्चुअली स्टूड वेरी टॉल एट दैट टाइम। हुँ, तो ऐसे ही कुछ जज थे जिनके इस तत्परता के कारण, जिनके इस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के कारण आपातकाल से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना हो सकता था।
सर और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या जैसे चेंज किए गए, क्या बदलाव किए गए? जैसे मीसा एक्ट हम देखते हैं, एक चेंज हुआ था। देखिए, मीसा एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मीसा नहीं एक्ट तो मतलब एक जैसे, पार्लियामेंट ने पास किया। जी पार्लियामेंट का। अब न्यायपालिका चाहती तो इस पूरे कानून को निरस्त कर सकती थी, बट हम्म, न्यायपालिका ने ऐसा नहीं किया। जी। जैसा आपने बताया कि इसमें आपको पहले से एक रसीद लेनी पड़ती थी, रसीद तो नहीं, एक स्लिप निकालनी पड़ती वारंट थी टाइप का जिसमें स्लिप हाँ था। एडीएम के सिग्नेचर होते थे। हम्म, एडवांस में ही रातों रात बैठ करके स्लिप निकालेंगे। जी। अगर किसी को अरेस्ट करना है तो वहां जा करके नाम लिखेंगे उसका और फिर उसे अरेस्ट करेंगे। जी। तो ये बिल्कुल ही एक तरह से दुरुपयोग किया गया इस कानून का। इसके अलावा जो 42वां संशोधन लाया गया था, हम्म, 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट लाया गया था, हम्म, उसने कई ऐसी चीजें लाई हम्म, जिससे आप देखेंगे, उसको उनको पढ़ेंगे उन प्रावधानों को तो समझ में आएगा कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, वो अपने आप को न्यायपालिका से ऊपर ले जाने का प्रयास कर रही है। हम्म, तो ये सारे जो जो अटेम्प्ट किए गए थे, ये सारे प्रयास तो किए गए थे। तो हाँ, संवैधानिक प्रावधानों का भी किसी न किसी तरीके से उनको निरस्त करने की कोशिश की गई थी। जैसे आप देखें अगर, तो पहले तो कि आरपीए में ही अमेंडमेंट किया गया, जी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, जी। कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था इंदिरा गांधी के विरोध में, उस जजमेंट को रेट्रोस्पेक्टिवली निरस्त कर दिया गया। जी। इसके अलावा 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हम्म, 39th अमेंडमेंट क्या था? 39 अमेंडमेंट ये बताता है कि अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, स्पीकर लोकसभा, इनके पदों पर अगर चुनाव होता है तो इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। ये ये फैसला राष्ट्रपति करेगा। हाँ, ये पार्लियामेंट ने संशोधन कर दिया जी। संविधान में। अच्छा। इंदिरा गांधी पर आरोप क्या लगे थे कि इन्होंने, इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजनारायण जी ने क्या प्रूफ कर दिया था कि इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग दुरुपयोग किया। किया था। अब वो 39 अमेंडमेंट क्या कह रहा है कि कुछ भी करें, अगर वो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, स्पीकर लोकसभा है, तो न्यायालय इसमें नहीं आ सकता है। जी। इसके अलावा एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था। ऑर्डिनेंस कब होता है? जब संसद नहीं चल रही होती है, सरकार को तत्कालीन रूप से किसी कानून की आवश्यकता पड़ती है, तो राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। जी। अब उस ऑर्डिनेंस से मीसा को ही बदल दिया गया, मीसा कानून को, जी। जो कि अपने आप में कितना कड़ा कानून था, उसको और कड़ा बना दिया गया कि अब किसी प्रकार की किसी से सहमति लेने की या किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और वजह भी वजह बताने की आवश्यकता नहीं है, कारण नहीं बताने हैं, किसी को भी मीसा कानून में पकड़ा जा मतलब सकता है पुलिस उठा लेगी, पर्ची पे नाम लिखेगी और बताएगी भी नहीं और कि आपको पकड़ा जेल क्यों में है। डाल दिया जाएगा। बताएगी भी नहीं नाम, मतलब क्यों पकड़ा है, और उसके बाद कोर्ट में जाने का भी अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। मतलब इनफैक्ट जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जी। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, इन सब को निरस्त कर दिया गया था। बिल्कुल। तो मतलब ना नागरिक के पास मौलिक अधिकार हैं, हम्म, ना कोर्ट में जा करके अपनी सजा के विरोध में आप एक अपील कर सकते हैं। मीसा जैसे कानून में आपको जब जेल में डाला जाएगा तो फिर कोई सुनवाई होनी नहीं है उसमें। तो बहुत ही एक चरमराई हुई व्यवस्था आ गई थी। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन लोगों को कारावास में डाला गया था, कई लोग इसमें बताते थे कि हमें कभी लगा नहीं था कि हम बाहर आ पाएंगे, 7-8 साल तक तो हम जेल में रहेंगे ही रहेंगे। जी। तो निसंदेह एक अधिनायकवादी व्यवस्था, जो कि ऑटोक्रेटिक रेजिम कहा जाता है, उसकी ओर कदम उठा लिए गए थे, उसकी ओर बढ़ते हुए कदम उठा लिए गए थे। जी सर। सर एक, जैसा आपने बताया कई लोगों को लगता नहीं था वो बाहर आ पाएंगे, तो उसमें मुझे एक किस्सा याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, हाँ, और खास करके लाल कृष्ण आडवाणी का। खास करके इसमें अटल बिहारी वाजपेयी का जो किस्सा है वो बड़ा दिलचस्प है सर। तो उनके साथ कुछ वो बीमार हो जाते हैं, उस पर थोड़ा सा हाँ, अगर हम बात करें। उसमें कुछ हुआ था जी। ना कि उनको इसी में हार्निया हुआ था उन्हें, हार्निया का ऑपरेशन था, और ऑपरेशन हुआ शायद था, उनके बैक में भी बैक पेन में हुआ इशू था। था। जी। तो अब उसमें अगर आपको, तो पहले तो पेरोल मिलनी नहीं है, आप जेल गए तो उन्होंने लगातार अपील की, उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि बाद में, बहुत बाद में जाकर के उनको थोड़ी सी राहत दी गई। जी। लेकिन उनका जो वार्ड था, अस्पताल में जो वार्ड था, उसके सामने लगातार पुलिस वाले रहते थे। जो नर्स होती थी वो अंदर जाने में डरती थी। वाजपेयी पड़े हुए थे ऑपरेशन के बाद, और वो खुद से उठ के पानी भी नहीं पी सकते थे। और उनके पास कोई जा भी नहीं सकता था, बाद क्योंकि में, होम काफी बाद मिनिस्ट्री में, से हाँ, परमिशन, एलजी से परमिशन, दिल्ली के एलजी थे उनसे परमिशन उनके लेनी परिवार को ये परमिशन काफी टाइम से मिला है, तो वाजपेयी को तो बहुत कुछ झेलना पड़ा था, वाजपेयी जी को। पड़ती। ये तो बिल्कुल हुआ था। जी सर। सर एक, जब हम बात करते हैं ऑपोजिशन लीडर की, उसी तरह से हमने बात करी, जैसे एक न्यायिक स्तंभ ही कह सकते हैं हम उसे, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसमें प्रेस का जो रोल होता है किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत वाइटल रहता है, बहुत जरूरी रहता है। तो उस समय क्या लगता है आपको कि प्रेस का किस तरह से दमन किया गया,
या फिर प्रेस अपनी जगह पे खड़ा रहा? क्या कर रहा था उस टाइम मीडिया, स्वतंत्र मीडिया जिसे हम कहें? मीडिया दोनों काम कर रहा था। मीडिया का एक धड़ा सरकार के समर्थन में था, दूसरा धड़ा खुलकर विरोध कर रहा था। जी। तो आडवाणी जी का एक बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है कि आप लोगों को बैठने कहा गया था, आपने तो रेंगना शुरू कर दिया। यू वर आस्क्ड टू नील, यू स्टार्टेड टू क्रॉल। उन्होंने ये बात मीडिया से कही थी। जी। अब जैसे कुछ अखबार हैं तो सरकार ने इनकी कैटेगरी डिसाइड की थी। जी। कैटेगरी ए में वो सारे अखबार हैं जो हमारे समर्थन में, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सरकारी माउथपीस बन के रह गए थे। बिल्कुल। फिर वो आते हैं जो हमारा विरोध करते हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस रामनाथ गोयनका उस समय चलाते थे और काफी बोल्ड डिसीजंस उन्होंने लिए थे। संपादकीय जो एडिटोरियल होता है वो सरकार देखेगी तब जाकर के प्रकाशित होगा, और उन्होंने वो ब्लैंक कर दिया था। उन्होंने उस ब्लैंक स्पेस भेजा कि जो blank लिखना है space, लिख दो। जो लिखना है लिखो। ये काफी डेफिएंट जेस्चर था जी। जिसका लिए उनको परेशान किया गया था। जी। स्टेट्समैन जो एक अखबार है उसने भी काफी एक दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, हम सरकार का विरोध करेंगे। तो जो भी इस तरह के संपादक जो इस तरह की हिम्मत दिखा रहे थे उन्हें उस समय परेशान होना पड़ गया था। तो बहुत। मीडिया दोनों तरफ से था, कुछ सरकार के समर्थन में था, कुछ बिल्कुल ही विरोध कर रहा था। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इमरजेंसी लगने वाले रात को ही बहादुर शाह जफर की जो मार्ग की पूरी लाइट को काट दिया गया जहां था। अधिकतर अखबार ज्यादातर जो समाचार presses पत्र हैं, थी। और वहां पे जब लाइट नहीं पहुंची तो अगले दिन पेपर में पब्लिश ही नहीं हो पाएगा कि इमरजेंसी में क्या डिक्लेरेशन हुआ है, क्यों लगी है, क्या हुआ है एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसके साथ ही साथ सर एक कहा जाता है कि इंद्र कुमार गुजराल साहब जो थे वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, यानी ये सब देखना संचार पे, दूरदर्शन पे, टीवी पे, दूरदर्शन चैनल और रेडियो पे कि क्या प्रकाशित हो रहा है, क्या प्रसारित हो रहा है, ये सब उनकी जिम्मेदारी है। कहा जाता है कि उन्हें बुलाया जाता है और इनफॉर्मली उन्हें कहा जाता है कि अब आप मिनिस्टर नहीं हैं, और उनकी जगह पे संजय गांधी के जो मित्र थे वीसी शुक्ला, उनको लाके बिठाया जाता है। इस तरह की कई जी। सारी नियुक्तियां हुई थी। गुजराल के बारे में कहा जाता है कि काफी मृदुभाषी, काफी जेंटलमैन थे। बाद जी। में जाके वो जी। प्रधानमंत्री भी बने। तो सूचना प्रसारण मंत्री होते हुए वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इतनी दखलंदाजी कभी नहीं देता हूँ। तो अब उनको इसके लिए गुस्से का शिकार होना पड़ा, उन्हें संजय गांधी के क्रोध का शिकार होना पड़ा। उनसे कहा गया कि क्या आपसे एक मीडिया मैनेज नहीं होता मीडिया है? मैनेज नहीं हो पा रहा। जब जजमेंट जो आ रहे हैं कोर्ट के, उसको आप हमारे पक्ष में ऐसा एक तड़का लगाओ कि लगे कि सरकार के पक्ष समर्थन में है, में। मीडिया को आप इस तरह से मैनेज करो। तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। तो जैसा आप बता रहे हैं कि उन्हें हटा करके एक नई नियुक्ति की गई थी। जी। तो ये बिल्कुल ही इसके पीछे कोई व्यवस्था नहीं होती थी, जब जैसे मन किया कर दिया जाता था। और इंटरवेंशन का सर वो दौर था, मुझे याद आता है कि होम मिनिस्ट्री को तब, क्योंकि ओम मेहता की जो दखल अंदाजी थी इतनी ज्यादा थी कि ओम मिनिस्ट्री बोला जाता था। ओम मिनिस्ट्री कहा जा रहा था। होम मिनिस्ट्री को ओम मिनिस्ट्री कहा जा रहा था। ओम मेहता संजय गांधी के काफी निकट हुआ करते थे, उनकी कोटेरी का ही हिस्सा माना जाता था उनको, और इतना ज्यादा उनका आना जाना था, चीजें वही निर्धारित करते थे। मंत्रालय में ओम मेहता की ही चलती थी, इसीलिए होम मिनिस्ट्री को ओम मिनिस्ट्री कहा जा रहा था। जी सर, जैसे हमने बात करी कि बहुत अत्याचार हुआ है, ऑपोजिशन के लीडर हो चाहे प्रेस हो, लेकिन आम जनता भी इससे कहीं मुक्त नहीं रही है। हाँ। तो आम जनता के ऊपर भी काफी रिप्रेसिव, काफी दमनकारी चीजें हुई हैं, तो उस पर थोड़ा सा सर बात करें। हाँ, बिल्कुल। आम जनता को तो परेशान होना ही पड़ा था। जैसे जो किसी तरह की भी किसी का अरेस्ट हो सकता है, मीसा कानून के अंदर में कोई भी आ सकता है। इसके अतिरिक्त जो अवैध निर्माण है, जैसे तुर्कमान गेट दिल्ली के पास, तो अवैध निर्माण को हटाने की एक प्रक्रिया होती है। आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है, फिर उनको विस्थापित करना पड़ता है। यू हैव टू रिहेबिलिटेट देम। रातों रात वहां पर हटा दिया गया उन निर्माणों का, वहां रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे? अगर आप ट्रेन में बिना टिकट पकड़े जा रहे हैं तो पकड़ के आपकी नसबंदी कर दी जा रही है। अच्छा। ऐसा भी होता था क्योंकि जनसंख्या को नियंत्रण करना था। तो जनसंख्या नियंत्रण इस तरह से आप दमन के द्वारा नहीं कर सकते। तो हाँ, आम आदमी को भी काफी सारी परेशानियों का सामना तो करना पड़ा था इसमें। बिल्कुल सर। तो सर जनता का दमन हो रहा था अच्छे से, ऑपोजिशन का दमन हो रहा था, लेकिन कुछ एक ऐसे ऑपोजिशन में लीडर भी थे क्या कि कहीं ना कहीं से वो भाग छूटे हों या फिर सरकार के अगेंस्ट में तब भी खड़े हों, ऐसा कोई था? आज के दिन में जो भी आपको कांग्रेस से अलग जो भी एक बड़ा नेता दिखता है, उन सब ने, अधिकतर ने इमरजेंसी में एक बड़ी भूमिका अदा की है। जी। जैसे हमने अटल बिहारी वाजपेयी की बात की, राकेश आडवाणी की बात की, तो ये लोग बिल्कुल खड़े हुए थे। हालांकि बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने वो जो
अग्रीमेंट पॉइंट था जो इंदिरा हम्म। गांधी लेकर आई थी कि आप इससे सहमत हो गए तो कंडीशनल आपको बाहर निकाला जाएगा, उन्होंने उस पर साइन कर दिया था, जिसके लिए काफ़ी उनकी आलोचना भी हुई। पर हमने बात की कि अटल बिहारी जी की तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, तो मुझे नहीं लगता है उनके पास ज़्यादा विकल्प बचा होगा। जी। बाकी जॉर्ज फर्नांडिस का नाम काफ़ी आगे है इन चीज़ में, उन पर वो बिल्कुल ही अगेंस्ट में थे और काफ़ी डट के लड़ रहे थे, मजदूर यूनियन से लेकर के उनका रेलवे स्ट्राइक का जो वो movement बड़ौदा था। डायनामाइट केस में सीबीआई ने उनको फ्रेम किया था, उन पर जी। ये आरोप लगा था कि ये बड़ौदा में मतलब सरकारी संस्थानों को, रेलवे को इंक्लूडिंग डायनामाइट से उड़ाना चाह रहे हैं। अच्छा। तो उनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार किया गया और उनकी हम्म। एक बड़ी आइकॉनिक इमेज आई थी जो हम्म। हाथ में हथकड़ी लटका के ऐसे, वो जब पेशी के लिए गए थे तो ऐसे हाथ उठा के जो उन्होंने, हमारे थंबनेल में भी मौजूद है। हाँ, हमारे थंबनेल में तो है। आप जरूर देख सकते हैं। हाँ, जी। तो वो जॉर्ज की ही फोटो है, वो चिल्लाए थे और वो इमेज उस समय बिना सोशल मीडिया के वायरल हो गई थी। जी। और जॉर्ज बताते रहे हमेशा कि कैसे उनके और उनके परिवार को, उनकी माँ तक को तंग किया गया, उनके भाई को इतना मारा गया कि उसका एक हार्ट डैमेज हो गया था। जॉर्ज जब तक रहे बिल्कुल कांग्रेस के विरोध में रहे। एक दो नेता जो इमरजेंसी में निकले वो पूरी तरह से कांग्रेस के विरोध में ही रहे हैं। इनफैक्ट जॉर्ज की एक घनिष्ठतम सहयोगी थी स्नेहलता रेड्डी, तो ये एक एक्ट्रेस थी, उनको भी डायनामाइट केस में उनको आरोपी बनाया गया था और हालांकि फाइनल चार्जशीट में इनका नाम नहीं था। तो इनको जेल में इतनी यातनाएं दी गई थी, बेंगलोर के पास इनको जेल में डाला गया था, काफी इनको टॉर्चर किया गया था और इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। बाद में इनको पैरोल पे छोड़ा गया, बट पैरोल पे छूटने के 5 दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई। ओहो। तो ऐसे तो कितने ही कहानियां किस्से हैं, अगर हम इंडिविजुअल सेंट्रिक होकर के आपातकाल का आकलन करेंगे तो इस तरह की कई सारी त्रासदियां आपको दिखेंगी व्यक्तिगत रूप से। एक और नाम आता है जो उस समय काफी विरोध उन्होंने किया था, वो है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। जी। तो वो आज तक भी विरोध में ही है। हाँ, वो उन्होंने जैसे कभी वो झंडा छोड़ा ही नहीं है। वो उन्होंने अपना झंडा नीचे किया ही नहीं है। बिल्कुल नहीं किया है। कांग्रेस अब तो खैर वो मोदी सरकार के भी विरोध में आ चुके हैं। बिल्कुल है, लेकिन फिर भी उनका झंडा बुलंद है। हाँ, तो जॉर्ज और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इन दोनों ने कभी भी कांग्रेस के फेवर में आपातकाल के बाद से मुझे नहीं लगता है किसी तरह का इनका कोई रवैया रहा है। स्वामी उन दिनों, उसके पहले हार्वर्ड में प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के, काफी बड़े विद्वान हैं वो। हाँ बिल्कुल, वो नोबेल लॉरेट्स के साथ उन्होंने रिसर्च किया है, किताबें लिखी हैं इकोनॉमिक्स में। तो वो जेपी के प्रभाव में आए थे भारत में और फिर जनसंघ के द्वारा उनको राज्यसभा भेजा गया था और उन दिनों वो कुछ ऐसी बातें करते थे जो तब का जो एस्टैब्लिशमेंट था उसे पसंद नहीं आया था। जैसे वो चाहते थे कि भारत एक मुक्त बाजार व्यवस्था को अपनाए, जो कि समाजवादियों को नहीं पसंद आएगा। वो चाहते थे कि भारत अपनी न्यूक्लियर ताकत को विकसित करे, ये भी कई लोगों को नागवार गुजरता था। तो ये आईआईटी में दिल्ली में पढ़ाते थे, वहां से इनको हटा दिया गया था। तो स्वामी जब उस समय एमपी थे और इनके इन सब के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकला हुआ था, तो डॉक्टर स्वामी और तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दोनों सरदार का वेश बना करके घूमते थे। और एक नियम ये है कि अगर आप नहीं आते हैं संसद में कुछ दिनों तक, तो आपकी जो वहाँ पर मेंबरशिप है आपकी, वो खत्म हो जाएगी। यू विल नो लॉन्गर रिमेन एन एमपी। तो स्वामी की एक बड़ी ये दंत कथा है, एक लेजेंडरी स्टोरी है कि वो सरदार का वेश बना करके गए थे और वहां पर उस समय ऑबिचुरी पढ़ी जा रही थी, जो कि दिवंगत हो गए जो संसद के लोग, तो उनके बारे में सदन उनको एक तरह से अपनी श्रद्धांजलि दे रहा था। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, राज्यसभा के मेंबर थे, तो चेयरमैन थे उस समय जो उपराष्ट्रपति थे, तो ऑबिचुरी पढ़ी जा रही थी। स्वामी गए, उन्होंने कहा था कि आई हैव अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है कि अगर आप मान लो सदन में कार्रवाई ढंग से नहीं चल रही है, तो कोई भी जो सदस्य है वो एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर ला सकता है जिससे सदन वापस अपने रूल्स पर आ जाए। तो चेयरमैन ने पूछा कि भाई क्या है पॉइंट ऑफ ऑर्डर, तो उन्होंने कहा कि आप ऑबिचुरी पढ़ रहे हैं, इसमें डेमोक्रेसी को भी रखिए, डेमोक्रेसी इज आल्सो डेड। ऑफ कोर्स इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को रद्द कर दिया गया और फिर स्वामी वहां से भागे थे और काफी उन्होंने उस समय विदेशों में जाकर के भारत के जो चल रहा है उसके बारे में स्थिति से लोगों को अमेरिका में अवगत कराया था, क्योंकि उनका एक प्रभाव था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वो पढ़ाते थे। इसके अतिरिक्त अरुण जेटली उन दिनों डूसू के अध्यक्ष हुआ करते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, वो लॉ फैकल्टी दिल्ली में पढ़ते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उनके पीछे भी, क्योंकि वो एबीवीपी से थे, विद्यार्थी परिषद से थे, तो उनके पीछे भी पुलिस लग गई थी। इनके घर में रात में रेड हुई थी।
इन्होंने देखा कि इनके पिताजी किसी से बहस कर रहे हैं और वो फिर दीवार कूद करके वहां से भागे थे। हालांकि बाद में ये पकड़ लिए गए थे। जी तो इस तरह से रेड्स की गई थी, काफी मतलब विपक्ष के लोगों को बिल्कुल से ही निशाने पे ले लिया गया था। बिल्कुल। ओपोजिशन के साथ साथ, प्रेस के साथ साथ ऐसे कई सारे और समूह थे जिन्हें पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। आरएसएस तो उसमें था ही, एबीवीपी, आनंद मार्गी सैक, जो कि खुद उस टाइम आनंद मार्गी जो हैं वो ज़्यादा इतने फेमस नहीं थे, हाँ। बट उन्हें भी बैन कर दिया गया। पता नहीं क्यों इंदिरा गांधी जी ने उन्हें इतना सीरियसली लिया, ये भी एक बड़ा किस्सा है। सर, इसके साथ-साथ एबीवीपी का एक कार्यकर्ता थे, नाम मैं एग्ज़ैक्टली भूल चुका हूँ उनका, लेकिन प्रताड़ना का ये दौर ऐसा था कि कहा जाता है कि वो विकलांग थे और उन्हें 36 घंटे तक पुलिस ने बैठने नहीं दिया था। हाँ। ऐसा टॉर्चर उस टाइम पे रहा था। लेकिन इस टॉर्चर के बाद भी सर इंदिरा गांधी जी इलेक्शन लड़के वापस आती हैं इमरजेंसी के बाद और जीत के आती हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या ये इमरजेंसी का दौर लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था कि इंदिरा गांधी को वापस चुन के ना भेजें? क्या मतलब लोग इतना जल्दी भूल जाते हैं? क्या लालू प्रसाद, जिनकी बेटी का नाम तक मीसा रखा है उन्होंने, वो आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं? मतलब ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने खुद ही उत्तर दिया कि जितने नेता थे, मैंने कहा कुछ ही नेता हैं जो हमेशा से कांग्रेस का विरोध किया, जिन्होंने किया है। जी, आपने लालू जी का उदाहरण दिया, उनकी जो प्रथम सुपुत्री है उनका नाम मीसा है। जी, मीसा लॉ पर ही उनका नाम रखा गया है। जी। और लालू आप देखिए हमेशा से भाजपा का विरोध करते हैं, कांग्रेस का नहीं करते हैं। हुँ, आज भी वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। जी, शरद यादव जब जीवित थे तो बताते थे कि पुलिस ने मेरी टांग तोड़ दी थी मार करके। अच्छा। वो फिर बाद वो भी में बाद में आ ही समर्थन में जाते ही हैं। रहे कांग्रेस के, जी, भाजपा से। हालांकि जब जदयू में थे तो भाजपा के साथ थे, बट लगातार बाद आई में है। तो हाँ, तो जब नेता जो खुद उस इमरजेंसी से निकले थे, जेपी आंदोलन की उपज थे, जब उन लोगों ने ही कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर लिया तो इनके समर्थक क्यों नहीं करेंगे? दूसरी चीज कि देखिए आज के दिन में जब कोई भाजपा या उसके समर्थक बोलते हैं कि आपातकाल, तो आज ये कोई भी चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनावी मुद्दा तो तभी नहीं था। हुँ, 3 साल के बाद इंदिरा गांधी जीत कर वापस आती हैं, तब भी चुनाव मुद्दा कोई कहाँ ही मुद्दा नहीं रहा। था ये। जी, तब आप कह सकते हो कि विपक्ष के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि इसके बारे में बताया जा सके। चीजें जो त्रासदियां हुई थी वो काफी लोकलाइज्ड हो गई थी। हुँ, आज की तरह चीजें व्यापक तौर पर प्रचार नहीं हो पाती थी। हुँ, आज क्या दिक्कत है? आज अगर आप इस मुद्दे को उठाते हैं तो लोग कहेंगे अब 50 साल पहले इमरजेंसी हो गई, तो सच में ये चीज़ें आज मैटर नहीं करती हैं। इसका कारण ये है, जैसा आपने बताया कि एक तो कुछ नेता जो इमरजेंसी की उपज थे, उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। हुँ, दूसरी चीज़, विपक्ष ने जो कांग्रेस के विरोध में जो पार्टियाँ खड़ी हैं, उन्होंने इसको कई व्यापक तरीके से इसका प्रचार-प्रसार नहीं किया है। जी, इस पर तो एपिसोड्स बनने चाहिए। जैसे आप देखो ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी पे नेटफ्लिक्स पे कुछ बना है, हुँ, तो वैसे रेलवे मैन, एक सीजन तो इमरजेंसी पे कहीं न कहीं बनना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इसको मेन स्ट्रीम करना चाहिए, जो कई लोगों को नहीं पता है। हुँ, मैं तब भी कह रहा हूँ कि इमरजेंसी आज भी चुनावी मुद्दा नहीं है, हुँ, लेकिन हमें इमरजेंसी के बारे में, आपातकाल के बारे में इसलिए जानना चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। कोई फ्यूचर में। भी अधिनायकवादी व्यवस्था की तरफ ना जाए। हालाँकि आज काफ़ी चेक्स एंड बैलेंस हैं। हुँ, आज एक काफ़ी प्रखर न्यायपालिका है। विपक्ष आज काफ़ी पहले से अधिक सुदृढ़ और मजबूत है। प्रेस से लेकर के सोशल मीडिया है, तो इस तरह की किसी प्रवृत्ति को भारत में पनपने नहीं देंगे। जी, ये चीज़ अब नहीं आ सकती है, तब हो गई वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है। लेकिन तब भी मुझे लगता है कि इसके बारे में हमें जानना चाहिए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। आज हम लोग अगर खुल के ऐसे बात कर पा रहे हैं, इसके पीछे कितने बलिदान दिए गए हैं। बिल्कुल। हम तो कुछ लोगों के बारे में जानते हैं। हुँ, कोमी कपूर जी की एक किताब है ना, इमरजेंसी, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से इस सारी चीज़ों को लयबद्ध किया है। जी, चैप्टर वाइज़ चैप्टर उन्होंने इन सारी चीज़ों को काफ़ी मतलब डिटेल में वो गई हैं इन चीज़ों को लेकर के। बिल्कुल। तो सर का यही मैसेज है कि इमरजेंसी का जो वो काला अध्याय है, उसको बिल्कुल हमें भूलना नहीं चाहिए ताकि हम इसकी पुनरावृत्ति होने से रोक सकें और हम दोनों की तरफ से एक छोटा-सा प्रयास तो किया ही गया है जनमानस तक ये हाँ, हमारी और बात क्या। पहुँचाने के लिए। तो चलिए सर, बहुत बड़े थे इमरजेंसी के वो दौर के जो घटनाक्रम है, थोड़े बहुत हमने डिस्कस किए, बाकी पूरे तो नहीं कर सकते जैसा आपने कहा, तब भी वो इतना रिलेवेंट नहीं था, चुनाव में ही वो जीत के 3 वापस आ साल बाद जाते। ही वो जीत तो गईं। 50 साल बाद इतना डिस्कशन मेरे ख्याल से बहुत है। हुँ। चलिए मिलते हैं फिर नए मुद्दे में। थैंक यू वेरी मच सर।